रिजा नूर के कमरे में दाखिल हुई तो इसकी नजर मुनाहिल पर पड़ी, जो सोफे के साथ बैठी ज़ारों की तरह रोए जा रही थी। एक पल के लिए तो रिजा मुनाहिल को नूर के कमरे में ऐसे देखकर हैरान हुई थी, क्योंकि घर का कोई मुलाजिम इस तरह किसी के कमरे में नहीं बैठता था। फिर इसके चेहरे पर खौफ देखकर वो समझ गई थी कि वो बेदहानी में इधर आ गई है। रिजा सर झटक कर इसकी तरफ बढ़ी। प्लीज ऐसा मत रो, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। अरहम को तुम्हें ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। रिजा इसके करीब बैठते हुए बोली। इसकी आवाज पर मुनाहिल ने इसकी तरफ देखा पर कुछ बोली नहीं। अच्छा, अरहम की तरफ से मैं सॉरी करती हूँ। रिजा दोनों कानों को पकड़कर मासूमियत से बोली। नहीं, आप सॉरी मत करें, मैं ठीक हूँ। मुनाहिल को इसका ऐसे सॉरी करना अच्छा नहीं लगा था। ये तो अच्छी बात है, असल में अरहम मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए उसे ऐसे गुस्सा आ गया। रिजा नूर के वार्डरोब से ड्रेस निकालते हुए फखरिया अंदाज में बोल रही थी और मुनाहिल बस इसे जाता देख रही थी, जो अब चेंज करने के लिए वॉशरूम में घुस गई थी। कुछ देर बाद वो वापस आई तो मुनाहिल अभी तक अपनी पहले वाली पोजीशन में ही बैठी थी, लेकिन अब इसके आंसू थम चुके थे। तुम्हारा नाम क्या है? रिजा अपना दुपट्टा ठीक करते हुए बोली। मुनाहिल, बहुत प्यारा नाम है, ऐसे लगता है ये नाम मैंने पहले भी सुना है, लेकिन पता नहीं कहाँ। रिजा सोचते हुए बोली। रिजा कैसे सोचने पर वो फौरन उठ खड़ी हुई। इसे डर था कहीं वो इसे पहचान ही ना ले। मैं आपके लिए दोबारा चाय बनाकर लाती हूँ, कहते हुए जाने लगी जब रिजा ने इसे रुकने का कहा। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम मुझे अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की लग रही हो। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि तुम कोई मुलाजिमा हो। रिजा इसका ऊपर से नीचे तक जायजा लेते हुए बोली, जिस पर मुनाहिल नजरें चुरा गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जब मैं इस घर में ब्याह कर आ जाऊंगी तो अरहम को तुम्हें बिल्कुल भी डांटने नहीं दूंगी। जहां तक इसके गुस्से को बर्दाश्त कर लो। बोलते हुए रिजा ने इस अपने बैग से चंद नोट निकाल कर इसके हाथ में रखे। ये लो, कुछ पैसे अपने लिए कुछ खरीद लेना, कहते हुए फौरन कमरे से चली गई। और मुनाहिल का अपने हाथ में इसके दिए हुए पैसे देखकर दिल चाहा कि खुद को आग लगा ले। क्या जिंदगी में इतनी भी जिल्लत बर्दाश्त करनी थी इसने? मुनाहिल बाहर आई तो टीवी लाउंज में कोई नहीं था। शायद अरहम रिजा के साथ जा चुका था। अभी वो ये सोच ही रही थी कि सामने से इसे दानियाल साहब के साथ नूर आती देखी। इसे देखकर तो मुनाहिल को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। अब वो इसे इस शादी का कैसे बताएगी? वो तो इसे बहुत अच्छा समझती थी। जब इसे हकीकत मालूम होगी तो वो भी अपने ख्यालों में ही गुम थी जब नूर इसके गले आ लगी। वाह यार, घर आते ही क्या सरप्राइज मिला है, नूर चहक कर बोल रही थी। इसके ऐसे गले लगने पर मुनाहिल जैसे होश में आई। बताओ कब आई तुम? नूर ने सवालिया नजरों से इसे देखा। इससे पहले वो कोई जवाब देती दानियाल साहब फौरन बोले, ये 2 दिन से यही है और अब ये यहीं रहेगी। इसकी बात पर नूर ने हैरानगी से इनकी तरफ देखा। क्या मतलब अब्बू? मैं समझी नहीं। नूर बेटा, अब ये सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि भाभी भी है। 2 दिन पहले अरहम और मुनाहिल की शादी हो चुकी है। दानियाल साहब संजीदगी से बोले और नूर को तो जैसे इनकी बात से सकते में आ गई। अब्बू, आप ये क्या कह रहे हैं? मुनाहिल की शादी भाई से? इसे इनकी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मुनाहिल बेटा, तुम जाओ और मेरे और नूर के लिए खाने का कहो, बहुत भूख लग रही है। और तुम नूर इधर आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मुनाहिल ने इस बात में सर हिलाया और किचन की तरफ बढ़ गई। नूर ने इसे उलझी नजरों से जाते देखा और फौरन दानियाल साहब के करीब आकर बैठ गई। अब्बू, ये सब कैसे हुआ और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और क्या ये बात रिजा आपी को पता है? आराम से, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब एक एक करके दूंगा। तुम्हारे अंकल जहांगीर की एकदम तबीयत खराब हो गई थी तो मैं हॉस्पिटल गया। वहां उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं है। मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी की शादी कैसे होगी और कौन करेगा इससे शादी। फिर जब इसने ऐसे कहा तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने अरहम से कहा कि वो मुनाहिल से अभी और इसी वक्त निकाह करे। पर अबू भाई तो रिजा आपी को पसंद करते थे, तो क्या वो कुछ नहीं बोले? मैंने अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की है, मुझे यकीन है कि वो मेरी बात को कभी रद्द नहीं करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। मेरे कहने पर अरहम चाह कर भी इनकार नहीं कर सका। और रही बात रिजा की, तो इसे अभी तक अरहम और मुनाहिल की शादी का नहीं पता, और मैं चाहता हूँ कुछ अरसा इसे पता नहीं चलना चाहिए। मुझे यकीन है तुम मेरी बात को समझोगी। दानियाल साहब ने आखिरी बात पर जोर देते हुए कहा। पर अब्बू भाई और मुनाहिल की उम्र में तो काफी फर्क है, वो तो कितनी छोटी है भाई से। बेटा, उम्रों से कुछ नहीं होता, तुम जानती हो तुम्हारी अम्मी मुझसे 15 साल छोटी थी, लेकिन माशाल्लाह हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी थी। अबू, मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है कि रिजा आपी को जब ये हकीकत पता चलेगी तो इनका क्या होगा। नूर सोचते हुए बोली। वक्त आने पर देखा जाएगा, तुम टेंशन मत लो। दानियाल साहब ने इसकी पेशानी चूम कर कहा। वैसे मुझे तो खुशी भी बहुत हो रही है, मेरी दोस्त भी मेरी भाभी भी वो दोनों ही बन गई है। नूर चहक कर बोली, जिस पर दानियाल साहब मुस्कुरा दिए। इधर आओ, तुम मेरे पास बैठो, नूर इसके हाथ से चाय टेबल पर रखते हुए बोली। मुनाहिल खामोशी से आकर इसके पास बैठ गई।
यार मुझे तो खुशी ही बहुत हो रही है कि मेरी भाभी बन गई हो। अब्बू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इसकी बात पर मुनाहिल चौंकी। अंकल की तबीयत अब कैसी है, वो ठीक है ना? बाबा की तबीयत? मुनाहिल को इसके सवाल की समझ नहीं आई थी। हाँ अंकल की, इन्हीं की तबीयत की वजह से तो तुम भाई की किस्मत में लिखी गई हो। मुनाहिल को अब समझ आई थी कि दानियल साहब ने नूर को सच नहीं बताया बल्कि जहांगीर साहब की तबीयत खराब होने का बताया है। अब वो ठीक है, मुनाहिल ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा। ये तो अल्लाह का शुक्र है। वैसे मैंने भाई की शादी के इतने प्लान्स बनाए थे और देखो मैं तो इनके निकाह में ही शरीक नहीं हुई। नूर मुंह बनाकर बोली, जिस पर मुनाहिल ने सर झुका लिया। ओहो, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी क्या गलती। अच्छा ये बताओ, भाई ने मुंह दिखाई में क्या दिया? नूर इसका मूड ठीक करते हुए बोली। मुनाहिल के सामने आज दोपहर में होने वाला मंजर आ गया जब रिजा के सामने अरहम ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। कहाँ खो गई? कोई ऐसा गिफ्ट तो नहीं दे दिया जो बताने में या दिखाने वाला ना हो? नूर शरारत से बोली, जिस पर ना चाहते हुए भी मुनाहिल हल्का सा मुस्कुरा दी। शुक्र है तुम मुस्कुराई तो सही, अभी तो तुम 2 दिन ही भाई के साथ रही हो तो मुस्कुराना भी भूल गई। नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, तो फिर कैसी बात है? अब मैं आ गई हूं ना, अब हम मिलकर भाई को ठीक करेंगे। बस मुझे बार बार रिजा आपी का ख्याल आ जाता है। रिजा का याद आने पर नूर फिर से उदास हो गई। तुम्हारी खाला कैसी थी? मुनाहिल ने बात बदली। वो तो बिल्कुल ठीक है। पता है इतना कुछ सिखा कर भेजा है उन्होंने कि कैसे मियाँ की खिदमत करनी है और ससुराल में कैसे रहना है। ये तो अच्छी बात है। कब है तुम्हारी शादी? तुम्हें पता तो है अब्बू ने रिश्ता कब से किया हुआ है। मेरे ससुराल वाले तो चाह रहे हैं कि शादी कुछ माह में ही हो जाए। ये तो बस रिजा आपी की वजह से ही लेट हो रहा था और अभी शादी नहीं करवाना चाह रही थी। अब देखो क्या बनता है। सही, मुनाहिल बस यही कह सकी। अच्छा ये तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख क्यों हुआ है और लेफ्ट साइड तो कुछ सूजी हुई लग रही है? नूर इसके चेहरे का बगौर जायजा लेते हुए बोली। इसके सवाल पर मुनाहिल ने फौरन दुपट्टा ठीक किया। पता नहीं क्या हुआ है, शायद कोई एलर्जी हो गई हो। मुनाहिल ने सफाई से झूठ बोला। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं जरा आराम कर लूं, थक गई हूँ। शाम को मुलाकात होती है, कहते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रात फरहत बेगम की एकदम आंख खुली तो बेड की दूसरी साइड खाली देखकर ठिठक गईं। ये इस टाइम कहाँ चले गए? सोचते हुए उठ खड़ी हुई। फौरन दुपट्टा ठीक करती बाहर की तरफ आई। टीवी लाउंज में जहांगीर साहब को ना पाकर अब की बार इन्हें फिक्र लाहक हुई। भारी भारी डग भरती वो लॉन में आई जहां सामने जहांगीर साहब सर झुकाए बैठे थे। इनको देखकर फरहत बेगम ने सुकून का सांस लिया। क्या हुआ, आप यहाँ इस वक्त क्यों बैठे हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? इनके करीब बैठते उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, उन्होंने बिना देखे जवाब दिया। क्या आपको मुनाहिल याद आ रही है? बेसाख्ता इनके मुंह से निकला। फरहत बेगम के सवाल पर वो चौंके। हाँ आज बहुत याद आ रही है, इसकी अजीब सी बेचैनी हो रही है। इनकी आंखों के गोशे भीग गए थे। तो हम सुबह चलते हैं ना इससे मिलने, मुझे तो खुद बहुत याद आ रही है इसकी। पता नहीं यार हम इसके साथ ठीक भी रहता होगा या नहीं, वो दुख से बोली। नहीं फरहत, हम इनसे मिलने नहीं जाएंगे। मुझे वो याद जरूर आ रही है पर मैं इसे माफ नहीं कर सकता। इसने जो कदम उठाया था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अब की बार इनकी आवाज में सख्ती थी। औलाद है वो हमारी और वो भी इकलौती, कब तक इससे ऐसे नाराज रहेंगे? बच्ची थी, आ गई किसी की बातों में। आप जानते हैं हमारी मुनाहिल लोगों की बातों में कितनी जल्दी आ जाती थी। जो जैसा कहता था फौरन इसकी बात पर यकीन कर लेती थी। ये जाने बगैर कि हर इंसान सच नहीं बोलता। आप एक बार इससे मिलें तो सही, अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। रात काफी हो गई है, चलो चलकर सोते हैं, कहते हुए उठ खड़े हुए। पर मेरी बात। बस फरहत, अब मुनाहिल के बारे में कोई बात नहीं होगी, मैं जा रहा हूँ, तुम आ जाओ। अपनी बात मुकम्मल करते ही वो अंदर की तरफ बढ़ गए और फरहत बेगम उन्हें बेबसी से जाता देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। अरहम के रूम में दाखिल होते ही एक सिपाही ने अदब से सलूट किया। अरहम जो फाइल देखने में मसरूफ था इसकी आवाज पर चौंका। जी राहिल, बोलो क्या खबर है? सर हमने आपके बताए गए होटल में कुछ देर पहले रेड डाली है। तो बताओ, जो इतला हम तक पहुंची थी क्या वो दुरुस्त थी? क्या कोई फायदा हुआ है? अरहम ने सवालिया नजरों से इसे देखा। जी सर, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। वो होटल गंदगी का ढेर था, वहां से हमें बहुत बड़ी मिकदार में शराब, कोकेन और बहुत सी और नशा आवर चीजें मिली हैं। और इसके अलावा बोलते हुए वो एक पल को रुका। तुम रुक क्यों गए राहिल? इसके अलावा तुम्हें क्या मिला वहां से? सर वहां 10 से 12 लड़के लड़कियां भी मिले हैं और जिस हालत में हमने उनको पकड़ा है वो मैं इससे पहले कुछ बोलता। अरहम फौरन बोला, मैं समझ गया हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। क्या इनमें से कोई शादीशुदा भी है? नहीं सर, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ठीक है तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जी सर, कहते हुए वो चला गया। इसके जाते ही अरहम अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बाहर की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद जब वो पहुंचा तो सामने इन लड़के लड़कियों को देखकर तो इसका खून खौलने लगा।
इसका बस नहीं चल रहा था कि इन सबको एक एक करके वो सजा दे जो वो उम्र भर याद रखें। इसे देखकर सबने अपनी नजरें झुका ली। लड़कियां अपनी चादरें ठीक करने लगीं। अब क्या फायदा अपनी चादरें ठीक करने का, इस चादर की भी कोई इज्जत है जो तुम जैसी लड़कियां नहीं जानती। अरहम सुलगते हुए लहजे में बोलता हुआ इनके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। सर, हम इससे पहले वो कुछ बोलते अरहम ने इनकी बात काटी। तुम लोगों की भी सुन लेता हूँ, कहते हुए राहील की तरफ मतवज्जा हुआ। तुम अभी और इसी वक्त मौलवी साहब को बुलवाओ। इन लोगों ने जब ये हरकतें ही करनी है तो एक दूसरे के लिए हलाल तो हों। और अरहम की बात सुनकर तो जैसे वो सब सकते में आ गए। जी सर। और हाँ, इनके वालिदैन को भी बुलवाओ। मैं चाहता हूँ इनके सामने इनकी औलाद का निकाह करवाया जाए। यस सर, कहते हुए चला गया। सर प्लीज हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो सब अरहम के कदमों में बैठते हुए बोले। मैं तो तुम लोगों को सजा दे ही नहीं रहा, तो माफी किस बात की। सर मैं इससे शादी नहीं कर सकता, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इनमें से एक बोला, जिस पर इस लड़की ने चौंक कर देखा जो इसके साथ एक कमरे में पकड़ी गई थी। इसकी बात पर अरहम ने जोर से इस लड़के का मुंह दबोचा। बेगैरत इंसान, रात के इस पहर तुम इस लड़की के साथ एक कमरे में इस हालत में मिले हो और अब कह रहे हो ये तुम्हारी दोस्त है। फिर इस लड़की को घूरते हुए बोला, देखो इसे, जिस पर तुमने अपना घर छोड़कर इसे खुश करने आई हो। सर इसने मुझसे जबरदस्ती की है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, वो रोते हुए बोली। जिस पर अरहम ने जोरदार कहकहा लगाया। मैडम, जबरदस्ती कमरे में की जा सकती है, घर से तो तुम अपनी मर्जी से ही आई हो ना। इसके सवाल पर लड़की ने सर झुका लिया। सिर्फ लड़के का कसूर नहीं होता, तुम लोग भी इतनी ही कसूरवार हो जो अपने माँ बाप की इज्जत लुटाकर इन जैसों के साथ रातें गुजारने आ जाती हो, जो तुम्हारा अच्छे से इस्तेमाल करके शादी के लिए पाक साफ लड़की ढूंढ रहे होते हैं। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम लोगों का निकाह करवाऊंगा। इन्हें तो वैसी ही लड़की मिलनी चाहिए थी जैसे तुम खुद हो, वो भी तुम्हारे माँ बाप के सामने। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही माँ बाप अपनी बेटियों को स्कूल और कॉलेज नहीं भेजते, वक्त से पहले ही इनकी शादियां कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं हमारी बेटी कोई गलत कदम ना उठा ले। वैसे तुम में और इस तवाइफ में क्या फर्क है, वो तो फिर मजबूरी में अपना जिस्म बेचती है और तुम लोग झूठी मोहब्बत में। सर एक मौका दे दे, आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे। इनमें से एक हाथ जोड़कर बोला। मौका ही तो दे रहा हूँ, तभी तो इसी से तुम्हारा निकाह कर रहा हूँ जिसके साथ तुम पकड़े गए हो। कल को जब तुम्हारी औलाद होगी ना तो बताना कैसे तुम दोनों की शादी हुई, किस हालत में पकड़े गए थे तुम लोग एक दूसरे के साथ, बगैर निकाह के रातें गुजारते हुए। लेकिन निकाह करके एक साथ नहीं रह सकते हैं, तुफ है तुम लोगों पर। अब चलता हूँ, तुम लोगों की तो शक्ल भी देखने को दिल नहीं कर रहा। शहबाज अरहम ने दूसरे सिपाही को आवाज दी जो इसकी आवाज पर भागता हुआ आया। जी सर, जब मौलवी साहब और इनके वालिदैन आए तो मुझे बता देना। ठीक है सर। और हाँ, लेडी कांस्टेबल से कहें इन लड़कियों की अच्छे से खिदमत करें, और तुम इन लड़कों की, जब तक इनके माँ बाप नहीं आ जाते। बिना इसका जवाब सुने अरहम फौरन वहां से चला गया। अगले दिन अरहम घर वापस आया तो वो टीवी लाउंज में दाखिल हुआ तो इसकी नजर सामने खड़ी मुनाहिल पर पड़ी जो रिसीवर कान से लगाए तेजी से नंबर डायल कर रही थी। इसे ऐसे देखकर तो अरहम के असाब तन गए। बड़े बड़े डग भरता इसके करीब आया जो इसकी मौजूदगी से बेखबर फोन पर नंबर डायल करने में मसरूफ थी। अरहम ने इसकी कलाई को जोर से पकड़ा। इसकी गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि मुनाहिल के हाथ से रिसीवर निकलकर नीचे झूलने लगा। किसको फोन मिला रही थी? अरहम ने इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए इसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। खौफ के मारे मुनाहिल के ऊपर लर्जा तारी हो गया। मामा को, मुनाहिल की आवाज बहुत मुश्किल ही निकली। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही हो, तुम सच बताओ। अपने इस आशिक को फोन मिला रही थी ना, तुम इसी से बात करने का दिल कर रहा था ना तुम्हारा। अरहम इसकी आंखों में देखता हुआ सुलगते हुए लहजे में बोला, जिसमें खौफ के सिवा कुछ नहीं था। मैं सच कह रही हूँ, मामा को फोन। इससे पहले वो मजीद कुछ कहती अरहम ने इसका मुंह सख्ती से दबोचा। तुम ऐसे नहीं मानोगी, अभी बताता हूँ, कहते हुए अरहम इसे खींचकर किचन की तरफ लेकर जाने लगा। अरहम, दानियाल साहब ने अपने कमरे में से निकलते हुए गर्जदार आवाज में अरहम का नाम पुकारा जो मुनाहिल को बालों से घसीटते हुए लेकर जा रहा था। इनकी आवाज पर वो रुका और मुड़कर इनकी तरफ देखा। छोड़ो इसे, दानियाल साहब मुनाहिल को इससे छुड़वाते हुए बोले। अबू, आप नहीं जानते, ये किसी को फोन मिला रही थी और मुझे यकीन है ये इसी को फोन कर रही होगी जिसके साथ ये भागी थी। अरहम, बस बहुत हो गया, जाओ। मुनाहिल अरहम के कमरे में। मुनाहिल जो खौफ से कांप रही थी इनकी बात पर हैरानगी से इन्हें देखने लगी। मैंने कहा ना जाओ अरहम के कमरे में, अब की बार उन्होंने सख्ती से कहा, जिस पर मुनाहिल फौरन अरहम के कमरे की तरफ भागी। इसके जाते ही दानियाल अरहम की तरफ मतवज्जा हुए। ये क्या हरकत थी अरहम? दानियाल साहब ने सख्ती से पूछा। अबू, आप नहीं जानते, वो मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठा रही थी। मुझे यकीन है ये इसी लड़के को फोन कर रही थी। अरहम, तुम ऐसे तो नहीं थे, क्या हो गया है तुम्हें?
इसे मैंने ही कहा था अपने घर फोन करने का। अब की बार इनका लहजा नरम था। इनकी बात पर अरहम ने सर झुका लिया। चलो आओ बैठकर बात करते हैं, कहते हुए सोफे पर बैठ गए। अरहम छोटे छोटे कदम उठाता इनके करीब बैठ गया। देखो अरहम, अब वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हें इस पर यकीन करना होगा। वो संजीदगी से बोल रहे थे। अब्बू, मैं तो मर कर भी इस पर यकीन नहीं करूंगा। जो अपने माँ बाप की नहीं बनी वो मेरी क्या बनेगी। अरहम, बच्चों जैसी बातें मत करो। जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे की सोचो। मैं जानता हूँ तुम्हें एक अनचाही लड़की मिली है, पर बेटा इसे भी तो तुम मिले, और तुम्हारी और इसकी उम्र में फर्क भी तो कितना है। अब्बू, अगर इसको मैं मिला हूँ तो इसकी अपनी वजह से, और जो भी हुआ इसमें इसे अपने कमरे में नहीं रख सकता। अरहम अपने लफ्जों पर जोर देते हुए बोला। तो कहाँ रहेगी वो? नूर आ चुकी है और इसे हकीकत का नहीं पता, और ना ही मैं चाहता हूँ कि इसे कभी पता चले। इसलिए अब जब तक नूर की शादी नहीं हो जाती तुम्हें इसको अपने कमरे में ही रखना होगा। अब्बू, लेकिन इससे पहले वो मजीद कुछ कहता दानियल साहब ने इसकी बात काटी। लेकिन कुछ नहीं, जो कहा है इस पर अमल करो, और जो हरकत तुमने की है आज वो आइंदा ना हो। ये मेरा घर है, तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं कि तुम जब चाहो जैसा चाहो मुनाहिल के साथ सलूक करो। उन्होंने सर्द लहजे में बोला, जिस पर अरहम खामोश हो गया। लेकिन अब्बू, नूर की शादी होते ही मैं रिजा से शादी कर लूंगा और मुनाहिल को तलाक दे दूंगा। वो जैसे अपना फैसला सुना रहा था। मैंने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं इससे करवाई थी कि तुम इसे तलाक दो। बेटी बनाकर लाया हूं मैं इसे। तुम इसे तलाक सिर्फ मेरे मरने के बाद ही दे सकते हो, इससे पहले नहीं, समझे तुम? कहते हुए उठ खड़े हुए। अब्बू, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जिसका किरदार ठीक ना हो। बस कर दो अरहम, इस बेचारी की एक गलती की सजा इसे कब तक देते रहोगे? पता नहीं, ये मेरी नजर में वो बेचारी है नहीं। अरहम तल्खी से बोला और बड़े बड़े डग भरता अपने कमरे में चला गया, और दानियाल साहब बेबसी से जाता देख रहे थे। अरहम कमरे में आया तो सामने सोफे पर बैठी मुनाहिल को देखकर इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं, जो घुटनों में मुंह दिए हिचकियों से रो रही थी। अरहम इसे नजरअंदाज करता हुआ वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद अरहम फ्रेश होकर निकला। टॉवल से सर रगड़ता सीशे में खुद को देखने लगा, जो पहले की निस्बत काफी हद तक फ्रेश लग रहा था। लेकिन मुनाहिल अभी भी वैसी पोजीशन में बैठी थी जैसे वो छोड़कर गया था। बस कर दो ये रोना धाना, ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर तुम ऐसे रो रही हो। अरहम चिढ़कर बोला। इसकी आवाज पर वो फौरन उठ खड़ी हुई और आंखें रगड़ती बाहर की तरफ जाने लगी। कहाँ जा रही हो? अरहम ने इसे बाहर की तरफ जाता देखकर पूछा। आपने कहा था कि मेरे कमरे में मत आना, लेकिन मैं अब्बू के कहने पर आई थी, पर अब मैं जा रही हूँ। मुनाहिल झिझकते हुए बोली। कोई जरूरत नहीं है कमरे से जाने की, अब जब तक मैं चाहूंगा तुम यहीं रहोगी, अरहम ने सख्ती से कहा। इसकी बात पर मुनाहिल ने हैरानगी से इसे देखा। इसे यकीन नहीं आ रहा था जिसने इसे हाथ पकड़कर कमरे से निकाल दिया था आज वही कह रहा है कि मेरे कमरे से मत जाओ। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अरहम इसके ऐसे देखने पर उकता कर बोला। इसकी बात पर मुनाहिल होश की दुनिया में वापस आई और नजरें चुरा कर वापस सोफे पर बैठ गई। इधर आओ, अरहम ने बेड पर लेटते हुए इसे आवाज दी। इसकी आवाज पर मुनाहिल डरते डरते अपनी जगह से उठकर बेड के करीब आई। जी? मुनाहिल को अपनी आवाज खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। पाँव दबाओ मेरे, अरहम ने आंखें बंद करते हुए हुक्म सादिर किया, जिस पर मुनाहिल ने बेयकीनी से इसे देखा। क्या हुआ? बुत बनी क्यों खड़ी हो? मेरी बात की समझ नहीं आई? अरहम ने इसे घूरते हुए पूछा। मुनाहिल फौरन इसके पैरों के नजदीक बैठ गई। बेड पर नहीं, नीचे बैठकर दबाओ। मुनाहिल बिना कुछ कहे नीचे बैठ गई। मुनाहिल ने अपने कांपते हाथ इसके पांव पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता दबाना शुरू कर दिया। इस वक्त मुनाहिल इसकी जरे खरीद गुलाम लग रही थी और वो इसका जालिम आका। हाथों में जान नहीं है क्या? जोर से दबाओ। अरहम धाड़ा। जी? अपनी तरफ से वो पूरी कुव्वत के साथ दबा रही थी। कुछ देर दबाने के बाद मुनाहिल ने महसूस किया कि वो कुछ भी नहीं बोल रहा। अब तो वो हल्के हल्के से दबा रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। मुनाहिल ने नजर उठाकर इसके चेहरे की तरफ देखा, जिसे लग रहा था कि वो सो चुका है शायद। वो 2 दिन घर न आने की वजह से ठीक से नहीं सोया था, तभी कुछ ही पल में सो गया। मुनाहिल को समझ नहीं आ रही थी कि वो उठकर चली जाए या फिर ऐसे ही बैठी रहे। अगर वो उठकर चली गई तो कहीं अरहम इसे इस वजह से मारना शुरू न कर दे। सोचते सोचते मुनाहिल कब अरहम के पैरों में बैठे नींद की वादियों में खो गई, पता नहीं चला। मुनाहिल की आंख खुली तो खुद को इस तरह सोते देखकर हैरानगी हुई। कुछ पल के लिए तो इसे समझ नहीं आई थी कि वो इस तरह जमीन पर क्यों सो रही थी। फिर इसे ख्याल आया कि वो यहाँ बैठी अरहम के पांव दबा रही थी और इसी दौरान इसकी आंख लग गई। इसने फौरन नजर उठाकर बेड पर देखा, जहाँ अब अरहम नहीं था। मुनाहिल ने उठकर वॉशरूम का दरवाजा देखा जो खुला हुआ था। इसका मतलब अरहम रूम में नहीं है।
घड़ी में टाइम देखा जो रात के 8 बजा रहे थे। तो क्या वो इतनी देर तक सोती रही? वो बड़बड़ाते हुए अपना दुपट्टा ठीक करती रूम से बाहर आई। अच्छा हुआ आप उठ गईं, मैं आपको ही लेने आ रही थी। नूर बीबी ने कहा था कि सब खाना खा रहे हैं, आप भी आ जाएं। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। जी कहते हुए मुनाहिल छोटे छोटे कदम उठाती इसके साथ होली। डाइनिंग टेबल पर अरहम, दानियाल साहब, नूर एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। नूर की नजर मुनाहिल पर गई तो इसकी तरफ मतवज्जा हुई। शुक्र है भाभी साहिबा आप उठ गईं, वरना मुझे तो लगा था अब तो आपसे सुबह मुलाकात होगी। नूर शरारत से बोली। नूर की बात पर अरहम दांत पीस कर रह गया। इसे नूर का यूं मुनाहिल को भाभी कहना सख्त नागवार गुजरा था। आ जाओ बैठो, खाना खाते हैं। मुनाहिल ने इस बात में सर हिलाया और कुछ कदम चलकर इसके पास आकर बैठ गई। आज तो तुम मेरे साथ बैठ गई हो, पर सुबह से तुम भाई के बराबर वाली कुर्सी पर बैठोगी, क्योंकि खाला कहती थी कि बीवी अपने शोहर के साथ बैठती हुई अच्छी लगती है। नूर बज़ाहिर आहिस्ता बोल रही थी, लेकिन इसकी बात अरहम के कानों से टकरा गई, जो हनूज नजरें अपनी प्लेट पर जमाए बैठा था। भाई आप मुझे ट्रीट कब दे रहे हैं? नूर ने अब्रू उचका कर पूछा। ट्रीट? मगर किस बात की? अरहम मुनाहिल को मुकम्मल इग्नोर करते हुए नूर से पूछने लगा। अरे ये तो गलत बात है भाई, एक तो बिना बताए मेरी अच्छी सी दोस्त से शादी कर ली, ऊपर से अब ऐसे अनजान बन रहे हैं। मुझे आपसे आपकी शादी की ट्रीट चाहिए, नूर मुंह बनाकर बोली। नूर की बात पर मुनाहिल का चलता चम्मच वहीं रुक गया। अब तो जैसे इसकी भूख ही मर गई थी। अरहम का बस नहीं चल रहा था कि वहां से उठकर फौरन चला जाए, पर जानता था दानियाल साहब को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए खामोशी से बैठ गया। क्या हुआ भाई, जवाब तो दें। अरहम के जवाब न देने पर नूर ने दोबारा इसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। इससे पहले वो कोई जवाब देता, दानियाल साहब फौरन बोले। अरहम बेटा, कल नूर के ससुराल वाले आ रहे हैं। दानियाल साहब ने सफाई से बात बदली, जिस पर नूर ने शर्म से सर झुका लिया। सब खैरियत? अरहम ने हैरानगी से पूछा। हाँ, शादी की तारीख तय करने वो कह रहे हैं कि अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, और मैं भी यही चाहता हूँ कि अब नूर की शादी कर दी जाए। वो संजीदगी से बोल रहे थे। ठीक है अब्बू, जैसे आपको बेहतर लगे। अरहम कुर्सी से उठते हुए बोला। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? नूर ने इसे खड़े होते देखकर पूछा। पुलिस स्टेशन। लेकिन भाई आप 36 घंटे वहां गुजार कर आए हैं और सिर्फ कुछ घंटे के लिए घर आए थे, और अब फिर जा रहे हैं? नूर नागवारी से बोली। मेरी जान क्या करूं, जॉब ही ऐसी है, कभी भी जाना पड़ता है। फिक्र मत करो, कल तुम्हारे ससुराल वालों से जरूर मिलूंगा। अरहम चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मोहब्बत से बोल रहा था। मुनाहिल की नजर इसके चेहरे पर गई। वो जब इसे इस घर में आई थी, दूसरी बार इसके चेहरे पर इसने सच्ची मुस्कुराहट देखी थी। एक बार जब रिजा से वो बातें कर रहा था, और दूसरा आज। फिर सर झटक कर दोनों को देखने लगी, एक दूसरे से कितना खुश होकर बात कर रहे थे। चलो खैर से जाओ, दानियाल साहब बोले। जी अब्बू कहते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वहां कहाँ जा रहे हो? दानियाल साहब ने हैरानगी से पूछा। अब्बू वो मेरा वॉलेट और फोन रूम में रह गया है, वही लेने जा रहा हूँ। तो आप क्यों जा रहे हैं? ये काम तो बीवियों का होता है। चलो मुनाहिल जाओ और भाई की चीजें लेकर आओ। नूर आंखों में शरारत लिए बोली, जिस पर मुनाहिल पहले तो चौंकी, फिर इस बात में सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। नहीं मैं खुद ले लूंगा। अरहम ने मुनाहिल को बिना देखे कहा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब मुनाहिल चली गई है, वो ले आएगी। अभी वो बोल ही रही थी कि मुनाहिल रूम से वॉलेट और फोन लाती दिखी। ले आ गई, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुनाहिल ने झिझकते हुए इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अरहम ने फौरन इसके हाथ से अपनी चीजें ली और बड़े बड़े डग भरता वहां से चला गया, और मुनाहिल के लिए ये खुशी काफी थी कि इसने बिना कुछ कहे इसके हाथ से चीजें ले ली। अगले दिन नूर के ससुराल वाले आ चुके थे। मुलाजिम सब इनकी खिदमत में मसरूफ थे। अरहम और दानियाल साहब भी इनके साथ ही मौजूद थे। मुनाहिल नूर के साथ इसके कमरे में इसे तैयार कर रही थी। कैसी लग रही हूँ? नूर ने मुनाहिल से पूछा। बहुत प्यारी लग रही हो, ये कलर तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। मुनाहिल ने दिल से इसकी तारीफ की। थैंक्स। चले, सब इंतजार कर रहे होंगे। मुनाहिल ने पूछा। अरे तुम तो तैयार ही नहीं हुई, तो ऐसे कैसे चलें? तुम एक ही तो भाभी हो मेरी, और वैसे भी वो तुम्हें पहली बार देखेंगे, और मैं चाहती हूँ कि तुम इनके सामने अच्छी सी बनकर जाओ। नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुनाहिल तो इनके सामने जाना ही नहीं चाहती थी। उसे तो यही फिक्र लाहक थी कि वह इनके सवालों का क्या जवाब देगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठहरो एक मिनट रुको, कहते हुए वार्डरोब की तरफ बढ़ी और व्हाइट कलर की फ्रॉक निकाल कर इसके हाथ में थमा दिया। ये लो और जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ। लेकिन मैं ये, इससे पहले मुनाहिल कुछ कहती नूर फौरन बोली। खाला ने मुझे लेकर दी थी और कसम से मैंने एक बार भी नहीं पहनी। नूर ने यकीन दहानी कराई। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, तो बस फिर इसे पहनो और जल्दी से तैयार हो जाओ, नूर चहक कर बोली। मुनाहिल जानती थी कि अगर वो दोबारा इनकार करेगी तो नूर इससे नाराज हो जाएगी। ओके कहते हुए रूम से चली गई। मुनाहिल चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई तो अरहम सामने खड़ा शायद इसी का इंतजार कर रहा था। इसे देखकर तो मुनाहिल गड़बड़ा गई। इसका दुपट्टा बेड पर पड़ा था। इससे नजरें चुराकर मुनाहिल ने फौरन अपना दुपट्टा उठाकर सर पर लिया।
ना चाहते हुए अरहम ने नजर उठाकर इसकी तरफ देखा जो अब अपना दुपट्टा सर पर ले चुकी थी। वो 2 कदम चलकर इसके करीब आया। मेरे कमरे में आइंदा बगैर दुपट्टे के तुम मुझे नजर मत आना। जी, मुनाहिल सहमे हुए अंदाज में बोली। वैसे तो मैं नहीं चाहता था कि तुम नूर के ससुराल वालों के सामने जाओ, लेकिन अब्बू की वजह से मैं खामोश हूँ। पता नहीं तुमने क्या घोल कर पिलाया है उन्हें। हर वक्त तुम्हारी हमायत में लगे रहते हैं। अरहम दांत पीस कर बोला। इसकी बात पर मुनाहिल ने सर झुका लिया। जल्दी से नूर को लेकर बाहर आओ, वो इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, वो इस निकाह के बारे में कुछ भी पूछें तुम कोई जवाब नहीं दोगी। जो भी कहना होगा वो खुद कह लेंगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। जी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मुनाहिल ने हिम्मत करते हुए जवाब दिया। अरहम मजीद कुछ कहे बिना जाने के लिए मुड़ा ही था कि इसे मुनाहिल की दबी दबी चीख सुनाई दी। अरहम ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। क्या हुआ? अरहम के लहजे में सख्ती थी। वो इससे पहले कुछ बोलती अरहम की नजर इसके पांव पर पड़ी जिस पर गुलदान गिरा हुआ था। अरहम ने फौरन इसके पांव से गुलदान उठाया और वापस इसकी जगह पर रखा। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? तुम्हें नजर नहीं आता? अरहम गुस्से में बोला। और मुनाहिल बस फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी। इसे समझ नहीं आई थी कि इसे इस बात पर गुस्सा क्यों आ रहा है। इसे तो खुश होना चाहिए था। अब ऐसे क्या देख रही हो? बाहर सारे मेहमान बैठे हैं और तुम्हें यहाँ अपने पाँव पर चोट लगवा कर बैठ गई हो। अरहम चिढ़ कर बोला। मैं ठीक हूँ, मुनाहिल इसे देख कर बोली। इसके बोलने पर जैसे वो होश में आया था। इसे खुद समझ नहीं आई थी वो ऐसे क्यों बोल रहा है। वो मुनाहिल की चोट की परवाह क्यों कर रहा है। फिर खुद को कमरोज करता हुआ बोला। हाँ, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं बस इसलिए कह रहा था कि बाहर सब इंतजार कर रहे हैं और तुम फजूल में देर कर रही हो। सिर्फ 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। जल्दी से नूर को लेकर टीवी लाउंज में आ जाओ। अपनी बात मुकम्मल करते ही अरहम कमरे से चला गया और मुनाहिल इसके इस तरह गुस्सा करने पर उलझ कर रह गई। फिर अरहम का ख्याल आने पर सर झटक कर बाहर की तरफ बढ़ गई। मुनाहिल नूर को लेकर टीवी लाउंज में आई जहां सब नूर का ही इंतजार कर रहे थे। सलमा बेगम नूर को देखते ही उठ खड़ी हुई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बहू, अल्लाह नजरे बद से बचाए। सलमा बेगम इसको गले लगाते हुए बोली जिस पर नूर हल्का सा मुस्कुरा दी। इधर आओ, मेरे पास बैठो। नूर ने इस बात में सर हिलाया और छोटे छोटे कदम उठाती इनके करीब जाकर बैठ गई। मुनाहिल नूर को बैठते देखकर वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि दानियाल साहब ने इसे आवाज दी। मुनाहिल बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? इधर आओ, बैठो अरहम के पास। अरहम इनकी बात पर चौंका और मुनाहिल बिना कुछ कहे अरहम के पास आकर बैठ गई। सलमा बेगम ने एक नजर मुनाहिल की तरफ देखा। उन्हें हैरानगी हुई थी इसे देखकर। भाई साहब, ये कौन है? सलमा ने हैरानगी से पूछा। ये नूर की दोस्त है मुनाहिल। जिस पर अरहम ने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि दानियाल साहब ने हकीकत नहीं बताई। लेकिन अब ये हमारी बहू है, दानियाल साहब संजीदगी से बोले और मुनाहिल को तो इनकी बात पर अपनी सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी। बहू? सलमा और इनके मियाँ अजहर को तो शौक लगा। जी बहू, कुछ दिन पहले मैंने अरहम का निकाह अपने दोस्त की बेटी मुनाहिल से कर दिया है। लेकिन भाई साहब, अरहम की मंगनी तो किसी और से हुई थी ना? जी भाभी, बस एक इमरजेंसी बन गई थी जिसकी वजह से ये निकाह करना पड़ा। चले कोई बात नहीं, जो जिसके नसीब में होता है वो इसे मिलकर ही रहता है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है आपकी बहू, अल्लाह दोनों को खुश रखे। अजहर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हम शादी की तारीख तय कर लें, एक्चुअली मुझे देर हो रही है, ड्यूटी पर वापस भी जाना है। अरहम ने बात बदली। जी बेटा, जरूर, हम तो अगले माह की 10 तारीख सोच कर आए हैं। आगे जैसे आप कहें, हमें भी कोई एतराज नहीं है। क्यों, ठीक कहा ना अरहम? जी अब्बू, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। सलमा बेगम नूर का माथा चूम कर बोली। मुनाहिल बेटा, सबका मुंह मीठा करवाओ। जी। मुनाहिल फौरन उठी और मिठाई की प्लेट उठाकर सबका मुंह मीठा करवाने लगी। सबको देते हुए अब वो अरहम के पास आई थी। अरहम के करीब आते ही इसके हाथ कांपना शुरू हो गए। मुझे नहीं खानी, अरहम सपाट लहजे में बोला और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। चलिए, अब मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी। अरहम चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मोहब्बत से बोला। जीते रहो, खुश रहो और अब जल्दी से अपनी बीवी को हमारे घर लेकर आना, सलमा बेगम ने कहा। जी कहते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया और मुनाहिल बेबसी से हाथ में मिठाई की प्लेट पकड़े इसे जाता देख रही थी। रात को नूर अपना सामान समेट रही थी कि अचानक इसका फोन बजा। नूर ने घड़ी में टाइम देखा जो रात के 12 बजा रही थी। इस वक्त किसका फोन आ सकता है? नूर ने सोचते हुए फोन बेड के साइड टेबल से उठाया। अनजान नंबर देखकर वो चौंकी। अरहम ने इसे सख्ती से मना किया था कि किसी भी ऐसे इंसान का फोन मत उठाए जिसे वो जानती ना हो, लेकिन हो सकता है किसी ने मजबूरी में कॉल की हो। नूर ने सर झटक कर फोन को कान से लगाया लेकिन खामोश रही। अस्सलाम वालेकुम नूर। नूर तो जैसे किसी लड़के की आवाज सुनकर डर सी गई, फिर हिम्मत करते हुए बोली, आप कौन? मैं आपका मंगेतर अहद और कुछ दिन बाद आपका शोहर बन जाऊंगा इंशाल्लाह। वो बहुत ही पुरउम्मीद अंदाज में बोला। आपकी बात पर नूर झिंप सी गई। क्या हुआ? अब भी नहीं पहचाना? नूर के जवाब न देने पर वो दोबारा बोला, नहीं, असल में मैंने कभी किसी मंगेतर से फोन पर बात नहीं की इसलिए। नूर हिचकिचाते हुए बोली,
اس کا مطلب آپ کی پہلے بھی منگنی ہو چکی ہے؟ احد کو تو جیسے اس کی بات پر کرنٹ لگا تھا۔ ارے نہیں، میرا مطلب کسی لڑکے سے۔ نور کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ گئی ہے۔ او شکر، ورنہ میں تو ڈر گیا تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کسی سے بات نہیں کرتی۔ لیکن اب تو ہماری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، اب تو ہم ایک دوسرے سے تھوڑی بہت بات کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ بھائی کو تو نہیں بتائیں گے نا؟ یعنی ارحم بھائی کو؟ جی۔ ارے میں انہیں کیوں بتاؤں گا پگلی؟ ہاں یہ بھی ہے، آپ کیوں بتائیں گے؟ اگر آپ نے بتایا تو آپ خود پھنسیں گے۔ نور لاپرواہی سے بولی اور احد اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ کیا ارحم بھائی نے تمہیں مجھ سے بات کرنے سے روکا ہے؟ نہیں، وہ تو اس لیے کیونکہ آپ نے کبھی فون ہی نہیں کیا۔ مطلب روک سکتے ہیں؟ یہ تو ان سے ہی پوچھنا پڑے گا۔ چلے شادی والے دن پوچھ لوں گا، احد محبت سے بولا، جس پر نور شرما گئی۔ آپ کو نیند تو نہیں آ رہی نا؟ آ رہی ہے، وہ بھی بہت زیادہ، آج بہت تھک گئی ہوں، نور معصومیت سے بولی اور احد کا اس کی توقع کے برعکس جواب ملنے پر دل کڑ کر رہ گیا۔ آپ بھی سو جائیں، زیادہ دیر تک جاگنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی سو جاؤ، پھر بات ہوگی، اپنا خیال رکھنا، کہتے ہوئے فون کاٹ دیا اور نور اس کے لائن کاٹنے پر خفگی سے فون کو دیکھنے لگی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ارحم ٹی وی لاؤنج میں آیا جو اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بھوک سے ارحم کا برا حال تھا، لیکن تھکاوٹ سے اپنے لیے کھانا نکالنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ ارحم اپنے روم میں آیا تو اس کی نظر مناہل پر پڑی، جو شاید ارحم کے ڈر سے بیڈ کے بجائے فرش پر سو رہی تھی۔ اسے مناہل کا ایسے لیٹے دیکھ کر اچھا نہیں لگا تھا۔ اٹھو، ارحم نے اپنا بوٹ اس کے پاؤں پر زور سے مارا، جس پر مناہل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہاں سونے کے لیے آئی ہو؟ ارحم سپاٹ لہجے میں بولا۔ نہیں، وہ اچانک نیند آ گئی تھی، مناہل ہچکچاتے ہوئے بولی۔ ارحم بنا اس کی بات کا جواب دیے اپنی چیزیں اور پولیس کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھنے لگا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ اچانک اس کی نظر مناہل پر پڑی، جو بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحم کے دیکھنے پر مناہل نے فوراً نظریں چرا لیں اور روم سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ارحم فریش ہو کر نکلا تو بیڈ پر کھانے کی ٹرے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ خان سامہ رات کے اس پہر تو اس کے لیے کبھی کھانا نہیں لایا تھا، تو پھر ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ مناہل پانی لے کر روم میں آئی اور خاموشی سے اس کے قریب رکھ دیا۔ کس نے کہا تھا میرے لیے کھانا لانے کو؟ ارحم تلخی سے بولا۔ مجھے لگا تھا آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، کل رات آپ نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے، مناہل نے آہستہ سے جواب دیا۔ تمہیں میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھا کرو، سمجھی؟ جی، مناہل بس یہی کہہ سکی، اس میں کچھ ملایا تو نہیں ہے؟ ارحم نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ بھوک کی وجہ سے وہ مناہل کو کھانا واپس لے جانے کا بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کی بات پر جو مناہل کا دل کٹ کر رہ گیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ نہیں، مجھے تم پر یقین نہیں ہے، پہلے تم خود کھاؤ پھر میں کھاؤں گا۔ مناہل نے بنا کچھ کہے خاموشی سے ایک نوالا بنا کر منہ میں ڈالا۔ جب ارحم کو لگا وہ ٹھیک ہے تو کھانا شروع کیا۔ کیا کروں، تم جیسی لڑکیوں پر میں یقین نہیں کر سکتا۔ جو لڑکی گھر سے بھاگ سکتی ہے وہ مجھے زہر بھی تو دے سکتی ہے۔ اب کی بار اس کے لہجے میں نرمی تھی، لیکن اس کے الفاظ نے مناہل کا دل جلا کر رکھ دیا تھا۔ میں باہر جا رہی ہوں، اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ اپنے آنسو صاف کرتی مناہل روم سے چلی گئی۔ ارحم اس کے آنسو دیکھ چکا تھا، لیکن شاید اسے مناہل کے آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں تھی، یا شاید وہ اس کی پرواہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔